प्यारे छात्रों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? कल तक हमने महाकाव्य के उद्भव विकास के बारे में और प्रसिद्ध जो महाकाव्य है इसमें जो प्रश्नव्य प्रश्न हो सकते हैं उन सब की चर्चा की थी। आज से हम नया जो दूसरा विषय है उसी के साथ रूपक, जिसमें प्रसिद्ध जो रूपक हैं या रूपक के उद्भव विकास के बारे में पहले सामान्य जानकारी करेंगे। रूपक क्या चीज़ है पहले इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। रूपक कितने प्रकार के होते हैं ये, और उन सभी रूपकों में नाटक जो है वो प्रधान है। तो विशेषतः हमारे जो प्रश्न आते हैं कुछ तो रूपक के विषय में, कुछ नाटकों के लक्षण आदि के विषय में, और कुछ प्रश्न प्रसिद्ध नाटकों के बारे में। इन सारी दृष्टियों से हम अत्यंत संक्षेप में कोशिश करेंगे कि सारे विषयों को लेकर के क्रमिक हम देखें। तो ये रूपक पहले क्या चीज़ है इसको लेकर के चाहे प्रश्न के रूप में चाहे सामान्य जानकारी के रूप में ये रूपक कह लीजिए, नाटक कह लीजिए, नाट्य कह लीजिए, इसका क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है, इसकी विवेचना कीजिए या रूपक का संक्षिप्त विवरण दीजिए या रूपक के विषय में बताइए। इस दृष्टि से ध्यान देने की बात है। देखिए, काव्य जो है इसके कई भेद अलग अलग रूपों में किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि काव्य के 3 भेद होते हैं, एक गद्य काव्य, एक पद्य काव्य, एक चंपू काव्य। तो रचना की दृष्टि से जब हम भेद की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के भेद होते हैं कि पद्य में जो छंद में जो काव्य होता है उसे हम पद्य काव्य कहते हैं, छंदों रहित जो काव्य होता है उसे हम गद्य काव्य कहते हैं, और दोनों का मिश्रित जो रूप होता है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। ये काव्य के रचना के जो स्वरूप हैं इसके आधार पर भेद होते हैं। इसी तरह से काव्य के आत्म तत्व को ध्यान में रख करके काव्य के 3 भेद हो जाते हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। तो काव्य के आत्मीय तत्व की दृष्टि से भी जहाँ व्यंग प्रधान हो, ध्वनि प्रधान हो, उत्तम काव्य होता है, गुणीभूत व्यंग हो तो मध्यम काव्य होता है, केवल शब्द चित्र हो तो अधम काव्य होता है। इसी तरह जो काव्य का अध्ययन है, ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है, उस रूप से काव्य को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो वह काव्य जो सुन करके, पढ़ करके, गुरु के उपदेश के द्वारा सीखा जाता है। तो जो श्रवण के द्वारा पढ़ा या सीखा जाता है उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं, और एक जिसको हम प्रत्यक्ष चरित्र के पात्रों के अनुकूल
व्यवहारिक प्रयोग को प्रत्यक्षतया देख करके सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका नाम है दृश्य काव्य। तो देख करके सीखना दृश्य काव्य और सुन करके सीखना श्रव्य काव्य। तो इस तरह से काव्य के जो दो भेद हैं श्रव्य और दृश्य के रूप में, तो दृश्य काव्य जो है उसी का दूसरा नाम है रूपक। इसका नाम रूपक इसलिए रखा जाता है कि इसमें जो मूल पात्र होता है उस पात्र के स्वरूप को, उसके कार्य को किसी में आरोपित किया जाता है। तो जैसे राम का पात्र कर रहा है देवदत्त, तो देवदत्त में राम के स्वरूप का आरोप करके देवदत्त उस समय में अपने आप को राम के रूप में उपस्थित करता है। तो किसी भी पात्र का, घटना का कहीं पर में आरोप करके जो प्रत्यक्ष दिखा करके ज्ञान कराया जाता है उसे हम दृश्य कहते हैं। तो इसमें आरोप होता है, तो आरोप होने के कारण, किसी के रूप का आरोप कर दिए जाने के कारण इसको रूपक कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है रूपकम दृश्यतया उच्यते। देखे जाने के कारण, किसी का आरोप करके उस चीज को प्रत्यक्ष समझने के कारण उसे हम रूपक कहते हैं। अवगतम। तो इसी बात को जब हम रूपक के और परिभाषा के रूप में देखते हैं तो कहते हैं रूपकम रूपिता रूपात या रूपकम तत्समारोपात। किसी का आरोप जहाँ करके, जहाँ उस चीज को देख करके सीखा जाता है, उसी का नाम रूपक है। जैसे हम रूपक अलंकार में भी देखते हैं कि मुंह में चंद्रमा का आरोप कर देते हैं, तो मुंह को चंद्रमा के समान बताते हैं, या मुंह को ही चंद्रमा कहते हैं ये मुंह नहीं है भाई चंद्रमा है। तो सौंदर्यातिरेक के कारण मुंह को ही चंद्रमा कह देते। अवगतम। तो इस तरह से जैसे रूपक अलंकार में भी किसी वस्तु का किसी में आरोप हो जाता है, इसी तरह किसी पात्र विशेष में उसके मूल जो पात्र है, मूल जो उसके चरित्र वाले व्यक्ति है, उनका आरोप करके उस कथानक को, उस विषय वस्तु को दिखाए जाने के कारण ही क्या है, ये दृश्य काव्य कहलाता है। और ये दृश्य काव्य को ही हम रूपक कहते हैं। अवगतम। अब ये जो रूपक है, इस रूपक के यद्यपि अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग उसके भेद हैं, लेकिन उन सभी में सभी का मूल नाटक है, प्रधान नाटक है, प्रथम स्थानीय नाटक है। इसीलिए सामान्यतया रूपक के रूप में हम नाट्य का ही ग्रहण कर लेते हैं। तो यही रूपक कहलाता है, जो मूल रूप से नाट्य के रूप में भी जाना जाता है। अब ये नाट्य क्या चीज़ है जिसकी चर्चा हमने अभी की, जिसमें आरोप होता है, तो नाट्य का लक्षण करते हुए कहते हैं अवस्थानुकृति नाट्यम। किसी अवस्था का अनुकरण करना ही नाट्य है। अर्थात राम की जो अवस्था है, राम के जो कार्य हैं, राम जिस जिस घटना विशेष को लेकर के जैसे आचरण करते हैं, उन सारी चीज़ों की अनुकृति करना ही, अनुकरण करना ही उसे नाटक कहते हैं।
नाट्य क्या है? अवस्थानुकृति नाट्यम, ये नाट्य की परिभाषा दी जाती है। अवगतम? तो इस तरह से जिस काव्य में नट स्वयं में किसी पात्र आदि का अपने में आरोप करके उसके अनुसार ही उसकी अनुकृति करता है और दर्शक भी उसको उसी रूप में समझता है। देवदत्त जो राम का पात्र कर रहा है, यदि देखने वाला उसको मंच पर देवदत्त के रूप में समझेगा तो उसको वह बोध नहीं हो पाएगा। इसीलिए देवदत्त को देवदत्त न समझ करके राम ही समझता है, क्योंकि राम के स्वरूप का अनुकरण जो कर रहा है व्यक्ति, तो देखने वाला भी उसको उसी रूप में अनुकरण रूप में देखता है। इस प्रकार जहाँ काव्य में निबद्ध किसी भी विषय वर्णन को जहाँ नायकों के द्वारा, जिसकी चर्चा हम अलग करेंगे, तो नायक 4 प्रकार के होते हैं: धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो और उसी के अनुरूप नायिका भी के अलग अलग भेद हैं, जिसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो नायक है, ये नायक अपने किसी पात्र विशेष का अपने में आरोप करके, और नाटक के हम आगे चर्चा करेंगे, ये 4 प्रकार के थे: कायिक, वाचिक, आंगिक कह लो, वाचिक कह लो, आहार्य और सात्विक। तो इन कोई भी नायक चाहे आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, इन चारों प्रकारों से अपने में किसी पात्र विशेष की अवस्था का अनुकरण करके जो लोगों के सामने में दिखाता है, उसी का नाम नाट्य है। अवगतम? इसी चूंकि चाहे नाटक हो या अन्य कोई भेद हो, उन सभी में आरोप होता है, इसीलिए आरोप होने के कारण इसे हम नाट्य कहते हैं और रूपक कहते हैं। तो ये जो रूपक है, ये रूपक 10 प्रकार के मूल रूप से गिने जाते हैं। इनके अन्य उपरूपक भी बहुत है, लेकिन अभी मूल रूप से केवल सामान्य जानकारी के लिए कि रूपक कितने होते हैं, ये परीक्षा में जो प्रश्न रहता है उसको समाधान करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है। तो ये रूपक संस्कृत में 10 माने गए, जिसमें पहला है नाटक, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है भाण, चौथा है प्रहसन, पांचवा समवकार, छठा डिम, सातवां इहामृग, आठवां अंक, नवा वीथी और 10वां प्रहसन। ये रूपक कहलाते हैं। लेकिन इसी रूपकों के अन्य भी भेद हो जाते हैं, जिसके कारण 18 उपरूपक भी माने जाते हैं। तो हम 18 उपरूपक विषय में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमें सामान्य ये ध्यान रखना है कि रूपक भी होता है और उपरूपक भी होता है। तो रूपक जो है वो 10 होते हैं और उपरूपक 18 होते हैं। जैसे नाटिका है, त्रोटक है, गोष्ठी है, सघट्टक है, नाट्य स्मरण है, प्रस्थान है, काव्य है, प्रेंखण है, इत्यादि करके। तो 18 उपरूपक होते हैं और 10 रूपक होते हैं। इन सभी रूपकों में सबसे प्रधान, सबसे श्रेष्ठ और सभी का मूल नाटक होने के कारण इस रूपक को सामान्य रूप से नाट्य के द्वारा ही व्यवहार कर देते। अवगतम? ये नाट्य क्या चीज है, इसके चर्चा हम और विस्तार से करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से अभी चर्चा के आधार पर जो नाट्य का जो लक्षण है, जिसकी हम उत्पत्ति के विषय में चर्चा बाद में करेंगे,
कि हमारे प्रथम आचार्य नाट्य शास्त्र के ग्रंथ के रूप में जो नाट्य के समस्त सिद्धांतों को उपस्थापित करने वाले हैं वो आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। समस्त नाट्य सिद्धांतों का दर्शन अध्ययन उसी नाट्य शास्त्र से होता है। तो यह नाट्य क्या चीज है, इसको आचार्य भरत कहते हैं कि धर्म्यम अर्थ्यम यशस्यम च सोपदेश्यम ससंग्रहम भविष्यतश्च लोकस्य सर्वकर्माणुदर्शनम सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम नाट्यशास्त्रम पंचमम वेद सेतिहासम करोमि। कहते हैं कि भगवान स्वयं ब्रह्मा ने, इसके आदि भट्ट वो आचार्य भरत इसके प्रथम प्रवर्तक ब्रह्मा को कहते हैं कि ब्रह्मा ने पहले नाट्य शास्त्र बनाया। ये नाट्य कैसा है, इसका नाट्य का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्यों? तो जो धर्म अर्थ और यश को देने वाला होता है, जो सभी प्रकार के व्यवहार की शिक्षा देने वाला होता है, जिसमें सभी शास्त्रों का सार प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है, सभी कलाओं का प्रवर्तक जो होता है, हमारे इतिहास और जो समाज की व्यवस्था को दिखाने वाला होता है, ऐसे इस नाट्य वेद को ब्रह्मा ने बनाया। इसका मतलब हम नाट्य के प्रयोजन आदि की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन सभी कलाओं का, शास्त्रों का, सिद्धांतों का प्रत्यक्षतया व्यवहार में अनुकरण के द्वारा जिन सिद्धांतों को जन सामान्य को सिखाया जाता है उसे नाट्य कहते हैं। इसी बात को आगे चल करके साहित्य दर्पणकार जो है, वो जो हमारे अभिनेय है, नेता जिसका अभिनय करता है, तो वो अभिनय के आधार पर, जिसको हम नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनके आधार पर कहते हैं कि नाटक जो होता है जिसका कथानक लोक में प्रसिद्ध हो, रामायण भारत महाभारत या इतिहास आदि पुराण में प्रसिद्ध हो। नाटक में अलग अलग स्थितियां होती है जिसको हम क्रमिक आगे चर्चा करेंगे, जिसमें मुख, प्रतिमुख, गर्भ इत्यादि। तो हम अभी उसकी चर्चा न करके केवल हम आपको ये बताए हैं कि इस तरह से अभिनय के द्वारा किसी अवस्था विशेष का अनुकरण करके किसी चीज को प्रत्यक्षतया जो बताया जाता है, ऐसे प्रत्यक्ष रूप से बताए जाने वाले जो काव्य है उसी काव्य को रूपक काव्य कहते हैं और उसी को नाट्य कहते हैं। इसमें चूंकि आरोप किया जाता है, इसीलिए अवस्थानुकृति नाट्यम के द्वारा ये अवस्था का अनुकरण है। इसी को हम मजाक में कह देते हैं कि जो जो चीज़ नहीं है उसको उस रूप में समझना नाटक है। ये राम नहीं है, लेकिन राम को राम की तरह समझ रहे हैं, राम रूप में ही समझ रहे हैं, यही क्या है, नाटक है। तो इसी का लोक व्यवहार में प्रचलन हो जाता है, अरे ये क्या नाटक कर रहा है, अर्थात वस्तु स्थिति में नहीं है। तो इस तरह रूपक साहित्य जो नाटक के रूप में प्रख्यात है, ये दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। अवगतम। अब इस नाटक का लक्षण, नाटक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब चर्चा तो हम क्रमिक में करेंगे।
लेकिन इससे पहले जो हमारा नाटक है उस नाट्य शास्त्र का उद्भव और इसके विकास, इसके बारे में थोड़ी चर्चा। तो अभी हमने रूपक के लक्षण के बारे में, रूपक के स्वरूप के बारे में सामान्य रूप से देखा। अवगतम? तो रूपक क्या है, इसमें क्या होता है, ये आप बता सकते हैं। दूसरा जो स्वरूप सामान्य प्रश्न का होता है, नाटक का उद्भव और विकास के बारे में संक्षिप्त विवेचन। इस दृष्टि से हमारे प्रश्न को जब हमें लिखना होगा तो मूल जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को लेकर के हमें क्या क्या संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है, कैसे उद्भव और विकास की बात की जाती है, उन सिद्धांतों में से अपने को लेकर के चर्चा करनी। तो हमारा ये दूसरा प्रश्न हुआ, नाटक का उद्भव एवं विकास की संक्षिप्त रूपरेखा या संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो भारतीय नाट्य शास्त्र की परंपरा में अत्यंत प्रामाणिक एकमात्र संपूर्ण ग्रंथ आचार्य भरत मुनि द्वारा प्रणीत नाट्य शास्त्र है। यद्यपि भरत मुनि ने नाट्य के प्रथम प्रवक्ता के रूप में ब्रह्मा को मानते हैं, जिन्होंने पांचवें वेद के रूप में नाट्य शास्त्र को बनाया। अब इसकी भी चर्चा है कि क्यों बनाया। क्योंकि हमारे यहाँ प्रसिद्धि है जो वेद है जिसमें सारा ज्ञान है, वो वेद सभी को पढ़ने के लिए नहीं है, सभी को उसमें अधिकार प्राप्त नहीं है। और दूसरी बात, सभी को वो योग्यता भी नहीं होती जो वेद को समझ सकते। ऐसी स्थिति में जो जन सामान्य लोग हैं उनको अपने शास्त्रों का ज्ञान कैसे होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि सभी मनुष्य के प्रयोजन बताए गए हैं, उनकी सिद्धि उन जनमानस को कैसे होगी। इसलिए कथानक है कि जो सभी के लिए उपकारक हो, सभी को पढ़ने वाला हो, सभी को मनोरंजन के द्वारा आसान तरीके से अपने धर्म सिद्धांत कार्य व्यवहार आदि के बारे में सिखाता हो, ऐसा कोई एक शास्त्र होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके सभी देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और सभी देवताओं द्वारा ब्रह्मा के से निवेदन करने पर ब्रह्मा ने इस नाट्य वेद को पहले बनाया। कैसे बनाया? तो चूंकि वेद हमारे पास नित्य है, पहले से है, तो उन समस्त वेदों में से एक एक चीज को लेकर के नाट्य शास्त्र का निर्माण किया। तो इस तरह आचार्य भरत कहते हैं कि सभी देवताओं द्वारा सभी के लिए समान रूप से धर्म अर्थ यश काम मोक्ष आदि प्राप्त कराने वाला मनोरंजक, सबको सभी के द्वारा ग्राह्य साधन उपलब्ध कराने के लिए ब्रह्मा जी से निवेदन करने पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य अर्थात कथानक विषय वस्तु, जो ऋग्वेद में परस्पर संवाद के माध्यम से कथोपकथन है, तो कथोपकथन बारूप जो पाठ्य विषय है उसको ऋग्वेद से लेकर के, सामवेद से संगीत को लेकर के, यजुर्वेद से अभिनय को लेकर के और अथर्ववेद से रस तत्वों को लेकर के एक अलग पांचवें वेद के रूप में नाट्य शास्त्र को बनाया, जिसे इंद्र के कहने पर, इंद्र के निवेदन पर भरत को नाट्य शास्त्र का प्रथम उपदेश किया गया। अर्थात वह नाट्य शास्त्र भरत को ज्ञान कराया गया उस नाट्य शास्त्र का।
और उस नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों को प्राप्त कर आचार्य भरत ने सबसे पहले अपने जो 100 पुत्र या 100 शिष्य थे उनको इस नाट्य शास्त्र का उपदेश किया। इस प्रकार नाट्य की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही मानी जाती है, जिसके प्रथम प्राप्त करने वाले अर्थात प्रथम प्रवक्ता तो हुए ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त ऋषि के रूप में जिन्होंने हम लोगों के लिए नाट्य शास्त्र उपलब्ध कराया, उसके प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं, जिन्होंने नाट्य शास्त्र का सांगोपांग सुगठित एवं संपूर्ण विकसित रूप में नाट्य शास्त्र को बनाया। आचार्य भरत मुनि में नाट्य शास्त्र को लोक में, इस संसार में नाट्य शास्त्र के प्रथम उपदेष्टा ऋषि माने जाते हैं। इसी नाट्य शास्त्रों के आधार पर संस्कृत मनीषियों एवं कवियों के द्वारा विभिन्न स्वतंत्र नाटकों की रचना की गई। यद्यपि नाटक के स्वरूप का बोध रामायण महाभारत आदि में उसके प्रचलन और उसके विकास का कुछ रूप जगह जगह दिखाई देता है। जैसे रामायण में नाराज के जनपदे प्रकृष्ट नट नर्तकाः, तो नट नर्तक इत्यादि का प्रयोग अर्थात उस समय में नाट्य की स्थिति थी, ये मालूम होता है। वादयन्ति तथा शांति लाशयन्ति चापरे, इसी तरह से बजाते थे, लाशयन्ति आनंद किया करते थे। तो इन सारे प्रयोगों के द्वारा रामायण आदि ग्रंथ में नाटक के जहाँ जहाँ सूत्र मिलते हैं, इसी तरह से महाभारत आदि में भी नट नर्तक इत्यादि का प्रयोग यत्र तत्र हमें प्राप्त होता है। आचार्य पतंजलि पाणिनि के शास्त्रों में भी नट सूत्रों या नट शास्त्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे पाणिनि के सूत्र है पाराशरे शिलालिभ्याम, इसी तरह से भिक्षु नट सूत्रयोः। आचार्य पाणिनि ने स्वयं जाम्बवती विजय, जिसको हम पाताल विजय, जाम्बवती जय जिसको हम पाताल विजय कहते हैं, उस नामक नाटक की रचना की। आचार्य पतंजलि के ग्रंथ में कंसबद्ध, बालीबद्ध इत्यादि नाटक के उल्लेख मिलते हैं। तो इस तरह महाभारत में ये तावदेते शोभनिका नामैते प्रत्यक्षम कंसम घासयन्ति प्रक्षम बलिबंधनीति बंधयन्ति इत्यादि। तो इस तरह से यद्यपि जहाँ तहाँ नाटकों के स्वरूप का बोध हमें प्राप्त होता है, लेकिन नाटक कैसा होना चाहिए इसका संपूर्ण जो स्वरूप है वह आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों से प्राप्त होता है। अतः ब्रह्मा से प्राप्त अर्थात कह लीजिए अनादि परंपरा से ही नाट्य शास्त्रों के तत्व देखे जाते हैं। तो ऋग्वेदादि से तत्त तत्वों को लेकर के प्रथम प्रवक्ता के रूप में ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्राप्त आचार्य भरत, आचार्य भरत से प्राप्त उनके शिष्य, और उनसे जो प्राप्त है कालांतर में क्रमिक नाटकों का स्वरूप आचार्य सबके अन्य नाटकों के प्रवर्तक आचार्यों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार नाटक की रूपक साहित्य की अनादि परंपरा मानी जाती है, लेकिन लक्षण ग्रंथ के रूप में मूल रूप से उन्हीं के आचार्य भरत मुनि का प्रथम नाट्य शास्त्र है, जिसको आधार बना करके ही कालांतर में अनेक आचार्यों ने अलग स्वतंत्र नाट्य शास्त्र की रचना की। इस प्रकार
ब्रह्मा से प्रवर्तित नाट्य शास्त्र का उद्भव वैदिक मूल नाट्य स्रोतों से प्रारंभ होकर आचार्य भरत मुनि तक, या कह लीजिए ईस्वी पूर्व तृतीय चतुर्थ शताब्दी में तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था, जिसका सूत्र बौद्ध ग्रंथ आदि जैन ग्रंथ में भी उपलब्ध होता है। इस प्रकार उपर्युक्त विकास क्रम के बाद पृथक नाट्य शास्त्रों के सभी लक्षणों एवं गुणों से समन्वित स्वतंत्र नाट्य काव्य के काव्यों में भारतीय नाट्यकारों में जो सबसे प्राचीन जो हमारे नाटककार हैं, जिन्होंने नाटक को लेकर के स्वतंत्र नाटक की रचना की, नाट्य तत्व को लेकर के, उसमें शूद्रक, कालिदास, हर्ष, भवभूति आदि के नाटक नाट्य शास्त्रों का संपूर्ण विकसित और प्रतिष्ठित रूप माना जाता है। अतः इस समय के काल को नाटक का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जिसमें अनेक नाटकों की रचना की गई। अवगतम। तो ये नाटक के उद्भव और विकास या नाट्य शास्त्र के उद्भव और विकास के संबंध में हमने थोड़ी चर्चा की। अवगतम। इसी तरह से अब एक सामान्य प्रश्न के रूप में जिसकी हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद नाट्य तत्व के अलग से चर्चा करेंगे कि नाटक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी जैसे हम क्रमिक पढ़े हैं, पहला प्रश्न रूपक क्या है, रूपक के कितने भेद होते हैं, दूसरा रूपक का उद्भव और विकास क्या है। इसी तरह से एक सर्वसामान्य प्रश्न होता है। जैसे हमने कहा कि काव्य दो प्रकार के होते हैं, तो उसमें दृश्य काव्य जो सभी रूपकों में प्रधान जो नाटक काव्य है, उस नाटक काव्य को श्रव्य काव्य की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वो सहज ग्राह्य होता है और सब जनमानस को तुरंत समझ में आ जाता है। तो सर्वोपकारक होने के कारण, सर्वग्राह्य होने के कारण, मनोरंजक होने के कारण, विश्रांति का जनक होने के कारण, अर्थात सारे थकान कान को दूर करने वाले, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके कारण नाटक को श्रेष्ठ माना गया है श्रव्य काव्य की अपेक्षा। तो अपने लिए यही बात सूक्ति के माध्यम से प्रचलित है। संस्कृत परंपरा में काव्येषु नाटकम रम्यम, तो वो उसकी चर्चा हम अलग करेंगे कि आगे आएगा पूरा श्लोक क्या है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टय। लेकिन हमारा मूल जो अभी प्रश्न के स्वरूप में है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक काव्य रम्य होता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। इस आलोक में नाटक का महत्व बताइए या इस कथन को सिद्ध कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को हमें समाधान के रूप में बताना है। तो हमारा जो परीक्षा में प्रश्नव्य एक यह बहुत बड़ा प्रश्न है रहता है और प्राय अधिकतर रहता है, काव्येषु नाटकम रम्यम, इस कथानक के आधार पर नाटक का महत्व या इस कथन की समीक्षा कीजिए, इस कथन को सिद्ध कीजिए। इस दृष्टि से हमें ध्यान रखना है। अवगतम। तो काव्येषु नाटकम रम्य, नाट्य या नाटक शास्त्र की रचना का प्रयोजन ही है सभी वर्णों, सभी लोगों के लिए धर्म, कर्म, अर्थ आदि की प्राप्ति का सहज एवं मनोरम साधन प्रस्तुत करना। यह प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसे देखकर सभी को सहज बोध होता है। अन्य श्रव्य काव्यों की तरह यह परिश्रम साध्य एवं दुर्बोध नहीं होता। सुख दुख से समन्वित परिश्रांत जो थके लोग होते हैं उनके लिए यह नाटक विश्रांति या शांति को देने वाला माना जाता है। अतः
यह धर्म, यश और परस्पर हित को बढ़ाने वाला, लोक में सहज उपदेश देने वाला नाटक होता है। जैसा कि आचार्य भरत मुनि कहते हैं, दुखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननम लोके नाट्यमेषत भविष्यति। ये दुख से जो पीड़ित होता है, जो अत्यंत दुखी है, जो थका हुआ व्यक्ति है, जो शोकाकुल है, ऐसे और जो तपस्वी है, जिनका मन अन्य चीज़ों में तपस्या के कारण साधना में परिश्रांत होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये विश्रांति का जनन होता है, अर्थात आनंद को देने वाला होता है। ये नाटक इन सभी के लिए, दुखार्थों के लिए, श्रमार्थ के लिए, शोकार्थ के लिए, तपस्वी के लिए विश्रांति का जनक होता है। ये धर्मम यस्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यम एतद् भविष्यति। ये धर्म, यश, आयुष, हित और बुद्धि सबको देना। और जैसा कि मैंने कहा, समस्त शास्त्रों के सिद्धांत को लेकर के इसमें प्रत्यक्षतया दिखाया जाता है, तो इसलिए इसको रोचक मनोरंजन बनाने के लिए इसमें सभी कलाओं का, सभी विद्याओं का, सभी शास्त्रीय सिद्धांतों का इसमें समावेश होता है। इसीलिए नाटक के बारे में कहा जाता कि न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् न दृश्यते। कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी कला, कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसी कलाकारी, कोई ऐसा योग नहीं दिखाई देता जो नाटक में प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार सभी ज्ञान, शिल्प, सारी विद्याएं, सभी योग कर्मों का प्रत्यक्ष उपदेश करने वाला शास्त्र नाटक ही है, जो सभी के लिए सहज बोध एवं आनंद को देने वाला होता है। इसीलिए नाट्य का लक्षण करते हुए आचार्य भरत कहते हैं, योयम स्वभावो लोकस्य सुख दुखम समन्वितः सो अंगाद्यभिनयोपेताः नाट्यमित्यभिधीयते। ये लोगों का स्वभाव है, लोगों में सुख दुख हमेशा रहता है, तो सुख दुख से समन्वित यह जो संसार है, ऐसे सुख दुख से समन्वित लोगों के लिए अंगादि अर्थात अवस्था के अनुकृति के आधार पर अभिनय के माध्यम से उन कथानकों के चरित्र चित्रण, उसका स्वरूप उपस्थापन करना ही नाटक है। वस्तुतः साहित्य के सभी प्रकारों में रूपक या नाट्य श्रेष्ठ माना जाता है। इसकी रचना को कवित्व की अंतिम सीमा कही जाती है, अर्थात प्रतिभा का अंतिम परिणाम माना जाता है। इसीलिए कहते हैं नाटकांतम कवित्वम। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में नाटक को सभी से श्रेष्ठ कहा गया है। कहते हैं संदर्भेषु 10 रूपकम श्रेयः। सभी शास्त्रों में, संदर्भों में रूपक शास्त्र अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इसका कारण यह है कि इसमें चित्रपट के समान उसकी विशेषताएं होती है, जो अन्य काव्यों में नहीं होती। गद्य पद्य से मिश्रित कथोपकथन के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के कारण श्रव्य की अपेक्षा दृश्य का साधन या दृश्य रूप प्रभावी होता है। अभिनय के भिन्न प्रकारों से सामाजिक पर्यवेक्षक दर्शक को रसास्वादन कराना उसका मुख्य उद्देश्य होता। इस संसार में सब कुछ रसमय होता है, रस के बिना किसी चीज की प्रवृत्ति नहीं होती। इसीलिए कालिदास कहते हैं, नाट्यम भिन्न रुचिर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम, मालविकाग्नि मित्र में। अतः अर्थात लोगों के भिन्न भिन्न रुचियों का एकत्र प्राप्ति और सहज रसान्वित बोध कराने का साधन यह नाटक ही है। अतः अन्य काव्यों की अपेक्षा नाटक सर्वजन बोध्य, सहज
दुखों से विश्रांति कराने वाला नाटक होने के कारण यह सर्वथा सिद्ध और चरितार्थ कथन है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, और ये बातें संस्कृत परंपरा में, संस्कृत काव्य में के क्षेत्र में, नाटकों के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वस्तुतः श्रव्य काव्य की अपेक्षा नाटक शास्त्र के प्रधान होने के कारण, नाटक शास्त्र के श्रेष्ठ होने के कारण काव्येषु नाटकम रम्यम यह उक्ति प्रचलित है। इस तरह से इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। बाकी आगे के प्रसंग को और देखते रहेंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया और इसको आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जिस रूप में इसको बढ़ना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अपना उद्देश्य केवल यही है, छात्रों तक अधिक से अधिक पहुँचे, अधिक से अधिक छात्रों को लाभ हो, उस दृष्टि से देखेगा। बाकी चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ, क्योंकि आज नया विषय प्रारंभ है, तो ताकि विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए इसको यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।